गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट में हमने आपको छोड़ा था IMEEC पर, इंडियन मिडिल ईस्ट इस। तो अब देखो, एक जरा आपको मैं मैप दिखा दूं। ये है IMEEC कॉरिडोर। अब देखिए, जब भी ऐसे मुद्दे पे कुछ भी चीज आपको लिखने को आए तो कुल घूम फिर के अब आप जब भी ऐसे मुद्दे पे कोई सवाल लिखने को आए, आवाज आ रही है? तो अब आप देखोगे कि अगर अगर कभी IMEEC मुद्दे पर कभी कोई चीज लिखने को आया, अच्छा इंडिया चाइना हमने आपको बता दिया कि नहीं बता दिया है? इंडिया चाइना मैंने बता रखा है आपको याद दिला दें। अगर कभी ऐसे मुद्दे पर कोई लिखने को आए तो स्वाभाविक तौर पर अब इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, इसका मतलब है ट्रेड होगा, बिजनेस होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। पहली बात, पश्चिम एशिया में अगर खास तौर पे देखें, इस कौन कौन से देश इसमें शामिल हो रहे हैं, इसमें कौन शामिल हो रहा है? इजराइल। कौन शामिल हो रहा है? सऊदी अरेबिया। कौन शामिल हो रहा है? तो आपको लगता नहीं कि यानी पश्चिम एशिया के इजराइल, यानी सऊदी अरेबिया, UAE, इस सारे देश इकट्ठे आ जाएंगे। तो आपको लगता है अगर सारे देशों में व्यापार आगे बढ़ेगा तो पश्चिम एशिया की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। और ये क्यों महत्वपूर्ण है? भारत रोड बेल्ट परियोजना का भाग है नहीं, भारत महाशक्ति है। तो महाशक्ति होने के नाते दूसरे से प्रभावित हो या दूसरे को प्रभावित करे। इसलिए अगर आप देखोगे IMEEC में क्या क्या पॉइंट आपको बन पाएंगे, अगर कभी ये तरीका होता है कि हम किसी फैक्ट को हम मेंस के एग्जाम से लिख सकते हैं। यानी IMEEC में पॉइंट क्या होंगे? पॉइंट क्या होगा? यानी भारत और पश्चिम एशिया में इंडिया के इंटरेस्ट। पॉइंट क्या है? इजराइल, सऊदी अरेबिया, UAE अगर सब एक साथ मिल जाएंगे तो समस्या का समाधान ही हो जाएगा। पश्चिम एशिया स्थायी बनेगा या अस्थायी बनेगा? स्थायी बनेगा। यही इंडिया के इंटरेस्ट में। रोड बेल्ट का एक ऑप्शन होगा, यूरोप तक भारत का व्यापार बढ़ेगा। और इसी कहते हैं भारत की भूमिका क्या होगी। देखिए, दो ही तरीका है, या तो दुनिया से प्रभावित होइए, दुनिया को प्रभावित कीजिए। दुनिया से प्रभावित होने का मतलब फिर आप महाशक्ति नहीं है, और दुनिया को प्रभावित करने का मतलब है कि आप महाशक्ति हैं। ये बड़ा फर्क है। इसके पहले ने भारत में I2U2 का निर्माण किया था। इंडिया, इजराइल, UAE और USA। I2U2 सारी बात वही है। इसका मतलब है इजराइल और UAE अरब राज्य है। जैसे अरब राज्य और इजराइल एक साथ आ जाएंगे, फिलिस्तीन की सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसे बार बार अप्रोच दिखता है कि हम क्या चाहते हैं, फिलिस्तीनी समस्या का समाधान। लेकिन फिलिस्तीनी समस्या का समाधान इजराइल का विरोध करके होगा, इजराइल के साथ संबंध बनाने से होगा? बिल्कुल स्पष्ट बात है। इसका मतलब है कि मुद्दे अगर आपको पता तो घूम फिर के मुद्दे एक ही आते हैं। आगे लिख लीजिए अगला पॉइंट। इस आर्थिक कॉरिडोर के निम्नलिखित लाभ हैं।
इस आर्थिक कॉरिडोर के निम्नलिखित लाभ हैं। पॉइंट नंबर 1, रोड बेल्ट परियोजना का विकल्प है। रोड बेल्ट चीन का रोड बेल्ट परियोजना का विकल्प होगा। दूसरा, अरब इजराइल के बीच मित्रता बढ़ने से अरब इजराइल के बीच मित्रता बढ़ने से क्षेत्र में शांति स्थायित्व अरब इजराइल के बीच मित्रता बढ़ने से क्षेत्र में शांति स्थायित्व होगी। क्षेत्र में शांति स्थायित्व होगी। तीसरा पॉइंट, महाशक्ति होने के कारण इस क्षेत्र में भारत की भूमिका शांति निर्माता के रूप में स्थापित होगी। इस क्षेत्र में भारत की भूमिका शांति स्थापक के रूप में स्थापित होगी। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, शांति स्थापक राष्ट्र के रूप में स्थापित होगी। इसका मतलब क्या है? नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। लेकिन आप याद रखिएगा, और सीधी सी बात है, स्वेज नहर का विकल्प होगा। अभी तक यूरोप जाने के लिए कौन सा रास्ता है? स्वेज। और आप देखो, हौथी बार बार स्वेज संघ पे हमला करते हैं। इसे रास्ते एक होने चाहिए, अनेक। लेकिन आप याद रखिएगा, हर चीज का क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी है, हर चीज की समस्या भी है। जैसे भारत ने IMCCC बनाने का प्रयास किया, तैसे फिलिस्तीन समस्या उबल गई। भारत ने प्रस्ताव दिया था G20 में, सितंबर में सम्मेलन था और अक्टूबर से फिलिस्तीनी समस्या शुरू हुई। अक्टूबर से हमास इजराइल के बीच में लड़ाई शुरू हो गई, उसमें पूरा पश्चिम एशिया उबल पड़ा। इसे हर चीज को आप आलोचनात्मक तरीके से देखते हैं, केवल एक ही तरीका नहीं है। उसका दूसरा तरीका यह है कि अब जरा सोच के देखिए, एक तरफ आप समुद्र जाएंगे, दूसरी तरफ जमीन से जाएंगे, फिर तीसरी बार फिर समुद्र पे सामान। कोई सामान ट्रांसपोर्ट करने से लिए 3 बार उसको उतारेंगे, 3 बार चढ़ाएंगे, व्यवहारिक कठिनाई है। और आप देखेंगे पश्चिम एशिया में कब अस्थायित्व पैदा हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता। तो चैलेंजेस भी उतने ही ज्यादा है, इतने आसान चैलेंज नहीं है। किसी भी चीज को देखने के लिए हम बाकायदा हर चीज को मूल्यांकन करते हैं। अगर कोई सामान ले जाने के लिए 3 बार उतारना चढ़ाना तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आपने अभी भारत का पश्चिम एशिया में प्रवेश देखा हो, कतर के महाराज आए थे, उनके साथ सबसे खास बात आप क्या लगी? अब यही IR का विषय है। अरे बच्चे, यही तो करंट अफेयर का विषय है। क्या सबसे खास बात आपको लगी? क्या इसका? ठीक है। और आप जो सबसे बड़ी बात मिस कर रहे हैं, संबंधों को सामरिक आयाम दिया जा रहा है मेरे बच्चों। अरे व्यापार, निवेश, ये तो होता रहता है, सबके साथ हो रहा है। पिछली बार हम लगभग कई भारतीयों को सजाए मौत दिया था इसी कतर ने, लेकिन प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप था और कतर ने माफ कर दिया। अरे मेरे बच्चों, सबसे बड़ी बात क्या है? हमने संबंधों को सामरिक आधार दिया है। और आपको पता क्यों इंपॉर्टेंट है? ये GCC का मेंबर है कतर। इसी थोड़ा नजरिया आपको, इसे मैंने क्या कहा, अरे भाई व्यापार का संबंध तो हम किसी के साथ स्थापित कर सकते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? सामरिक। और आज के दौर में बहरीन, कतर, कुवैत, UAE, इन सबके साथ हमारा सामरिक संबंध है। बहुत बड़ी बात है ये। बाकी LNG तो इसे लेते हैं, तो पहले भी लेते रहे हैं, व्यापार का रास्ता है।
और एक खास बात है, देखिए कतर, ओमान, इस पूरे पश्चिम एशिया में दो बड़े धमा चौकड़ी करने वाले लोग हैं, सऊदी अरेबिया की ईरान, तीसरा इसराइल। अब सवाल है, इन दायरे से हट जाइए तो बाकी छोटी छोटी राज्यों कोई समस्या नहीं है। सारे छोटे छोटे राज्य चाहते हैं भाई स्थायित्व, इंडिया भाई तुम स्थायित्व बनाए रखो। बाकी सारे छोटे राज्य बिजनेस के चक्कर में हैं, व्यापार चक्कर में, स्थायित्व के चक्कर में। कतर एक छोटा सा राज्य है, एक बार कतर का झगड़ा होगा सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरेबिया जैसे गांव में हमारा किसी झगड़ा होता है, मेरी जमीन से आना मत, हम धमकी देते हैं, देखिए बहुत खराब धमकी है। अरे किसी का रास्ता वास्ता नहीं रुकना चाहिए मेरे बच्चों, रास्ता रोकना ये सब पाप करने के कुछ लक्षण है। धर्मों में से किस रूप में बताया गया है? पाप में। रास्ता रोकना, पानी रोकना, गंदी बातें हैं सब। इसलिए मेरे बच्चों, कतर कुछ दिनों पहले भी सऊदी अरेबिया ने कह दिया था, कतर ऐसा है तुम कोई भी एरोप्लेन अपने यहां ले आओ, हमारी एयर स्पेस का यूज नहीं करोगे। अब छोटा सा देश कैसे जहाज उतारे अपने यहां? घूमते हुए परसिया खाड़ी से धंधना के लेकर आता था, इतना पैसा खर्च होता था। कतर गया सऊदी अरेबिया के पास, गा भाई देखो ऐसा दंड मत दो यार, हमारी एयरलाइन सब बर्बाद हो जाएगी। अब पता चला कि रास्ता है यहाँ मुखर्जी नगर जाने का, और मैं कह दूं ना यमुना पार करते हुए सोनीपत जाओ, और सोनीपत पानीपत से फिर अंबाला होते हुए तुम मुखर्जी नगर आओ, आप पागल हो जाएंगे और रहेंगे। तो मेरे बच्चों ये हाल है। इसीलिए हम क्या करें, छोटे छोटे सारे देशों को मिला दे। एक बात याद रखना, एक तरीका बिजनेस का ये एक ही जगह सबसे बड़ा सेंटर खोल लें, बिजनेस का दूसरा तरीका एक छोटी छोटी दुकानें 50 जगह कर दें। कौन सा फायदेमंद है? इसलिए एक जमाना था क्या, ईरान, सऊदी अरेबिया, इसराइल ना, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, और अभी अब देखो यूएई में हो रहा है मैच, पूरा इंडियन। यूएई का तो हाल ये है, इंडियन जाते हैं पहले दुबई, और दुबई में 24 मतलब 48 घंटे का ट्रांजिट वीजा है, बिना वीजा दुबई आप घूम सकते हैं। इंडियन के लिए प्रावधान किया गया है, इंडियन घूमेंगे तो कुछ खर्च करेंगे नहीं, खर्च करेंगे। यूएई को पूरा, फ्लाई अमीरात के सबसे बड़े यात्री इंडियन है आज। ये बिजनेस का मामला है मेरे बच्चों, सारी दुनिया देख रही है कि बिजनेस इंडिया में है। यद्यप तो कतर से में प्रॉब्लम है, अल जजीरा, हमने प्रिंस से कहा, प्रिंस ये शेख साहब, आवाज कम हो गई मेरे बच्चे, वैसे मेरी आवाज कम है आजकल और भी गड़बड़ा गया, तो शेख साहब से कहा थोड़ा अल जजीरा पे कंट्रोल करना, बिला वजह खबरें छापता रहता है। एक ने कहा ठांसूंगा इसको चल के मैं भी, इंडिया के खिलाफ कम बोला कर। इसलिए ये बिजनेस है मेरे बच्चों, लिखने की बातें हैं। अगले पैराग्राफ से लिखिए। एक बात याद रखिए, एक संबंध होता है, एक शब्द होता है आईआर में, शब्द ही डाइवर्सिफाइड। संबंध कैसे होने चाहिए? अच्छा, इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए? सब एक ही होते। आपके संबंध डाइवर्सिफाइड हैं या एकात्मक हैं? किस किस? अरे मेरे दोस्ती की बात, संबंध की बात कर रहा हूं मैं, जरा गहराई तक मत समझो, नहीं मैं ठांसूंगा अभी। ओ माय गॉड, सुनो पहले बच्चों, ओ तुम लोग ले रामेश्वर सरी सही है। ऐसे बैठे रहते हो, ऐसे बैठे रहते हो, बोली नहीं निकलती तब तो। हाँ अब देख लो, समझ, यही समस्या है, बोली निकलती कि नहीं निकलती है। इसलिए मैं सर को समझाया तो सर मैं जितना छूट देता हूं उतना ठांस दिया करो। उनका नहीं, आप सर ने कहा बच्चों को बिगाड़ देते हो। तो एक बात जो छूट गई, डाइवर्सिफाइड, इसका सीधा मतलब है किसी से एलएनजी ले लिया, किसी से गैस ले लिया, किसी से तेल ले लिया, अलग अलग दोस्त रहने चाहिए तो अलग अलग काम होगा। डाइवर्सिफाइड का मतलब है आपका कोई एक ऐसा दोस्त होना चाहिए तमंचा रखा हो, कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जो पढ़ाई करने वाला हो, कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जो साथ में खाना खिलाने वाला हो,
डाइवर्सिफाइड। आईआर में संबंध कैसे होने चाहिए? अब ये नहीं, अब मूर्ख बिना आईआर पढ़ने वाले बच्चे अब क्या करेंगे? ये गंदा बच्चा है, इससे हम संबंध नहीं रखेंगे। अरे पीटने पे वही काम आएगा। नहीं तो नहीं, आपका पता चला आप कमरे में पीट रहे हो, आपका पार्टनर नोट्स बना रहा है, कैसे दोस्त रखोगे? इसलिए डाइवर्सिफाइड हमारे, इसे बुद्धिमान आदमी दोस्ती कैसे रखता है? डाइवर्सिफाइड। आपके पास सारे दोस्त, आपके पास तमंचा वाला भी, पढ़ाई वाला भी, क्योंकि मेरे दोस्तों जहां तमंचे की जरूरत पड़ेगी वहां बातचीत से काम नहीं चल पाएगा। वहां सीसेट का आर्गुमेंट नहीं दोगे, वहां क्या चलाना पड़ेगा? लिख लो क्या लिखा है, अगले अगले पैराग्राफ से। भारत भारत का पश्चिमी एशियाई देशों के साथ, भारत का पश्चिमी एशियाई देशों के साथ ऊर्जा का संबंध भी भारत का पश्चिमी एशियाई देशों के साथ ऊर्जा का संबंध भी केवल क्रेता और विक्रेता का संबंध नहीं रहा, केवल क्रेता और विक्रेता का संबंध नहीं रहा, अपितु संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भारत में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की स्थापना की गई है। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा भारत में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की स्थापना की गई है। अब देखिए, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का सिंपल सा मतलब है होता है, किसी पेट्रोल पंप पे जाइए, पेट्रोल पंप पे ऑयल रिजर्व में होता है, जब बाइक लेके जाते हैं तब तेल मंगाता है। ऐसे जैसे पेट्रोल पंप में तेल रिजर्व में है, वैसे देश में भी तेल रिजर्व में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अब मान लो कल के लिए ईरान और सऊदी अरब आपस में लड़ गए, कहा जाता है अगर किसी देश से हम लड़ाई कर रहे हैं 40 दिन के आर्म्स हमारे पास होने चाहिए। बात ध्यान सुनने की है, जब तक हम 40 दिन का रिजर्व आर्म नहीं रखते तो लड़ाई नहीं शुरू करते। वैसे अगर मान लो कभी हमारे पास कहीं आपूर्ति बंद हो जाए, तब तक मिनिमम रिजर्व होना चाहिए। और आप याद रखना, अगर ये अभी हमारे पास ये स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कम है, और अगर और ज्यादा होते, आपको पता है कोविड के टाइम पे तेल की कीमत 0 आ गई थी। मतलब 2-2, 4-4 बैरल पर डॉलर बिक रहे थे। लोग कहते तेल ले जाओ, इकट्ठा करने की क्षमता ही हमारे पास नहीं थी। स्टोर कहां करते? इसे मुंबई में, विशाखापट्टनम में, कई जगह स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व ये ने बना रखे हैं। अब इन लोगों ने सब बना तो रखा है, लेकिन सवाल यह है करे क्या? और भविष्य में याद रखिए, भविष्य करंट अफेयर क्या होगा, एक ही बात आप ध्यान से देखना। अगर हमने बेसिक बातें देख रखी तब आपको पता चल जाएगा कि अब क्या हो रहा है। इससे पहले एक बार फंडामेंटल चीज अगर आप पढ़ जाओ तब पता चल न्यूज पेपर में, अच्छा ये महत्वपूर्ण बात हो रही है। एक ही बात पश्चिम एशिया में नहीं हुई है, भारत की ऑयल कंपनी का इन्वेस्टमेंट अभी पश्चिम एशिया में नहीं है। ऐसा होता है तो बहुत करंट अफेयर माना जाएगा। और जिस दिन अरामको जैसी कंपनी आके हमारे यहाँ तेल उत्पादन रिफाइनरी बना देगी, बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। अभी ऐसा नहीं हो पाया है, यही करंट अफेयर कहलाता है। बाकी इस दिशा में संबंध आगे ही बढ़ेगा। अब भारत क्या है, मेजर रोल में, भाई महाशक्ति है, तो पहले हम क्या करते थे भाई, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब है न उद्धव का लेना न माधव का देना। ऐसे काम नहीं चलेगा मेरे बच्चों। जिस क्षेत्र के कोलाहल मचने से आपके हित प्रभावित होते हैं, तो आपको एक कोशिश करना चाहिए कि वो क्षेत्र स्टेबल रहे। महाशक्ति कब कहलाओगे? जब गांव का झगड़ा हल करने की क्षमता रखोगे। गांव का झगड़ा होता रहे, खिड़की से देख के खिड़की बंद कर लोगे और कोई कहेगा चौधरी साहब है।
चौधरी साहब कैसे होने चाहिए? लठ लेके चलने वाले, जो देखे उसी को लिख। क्या लिखा आपने? हाँ, वास्तविक रूप में। हाँ, इसे लिखना है वास्तविक रूप में। वास्तविक रूप में भारत, वास्तविक रूप में भारत इजराइल के साथ इजराइल के साथ संबंध बनाने के अलावा इजराइल और अरब देशों के बीच इजराइल के साथ संबंध बनाने के अलावा इजराइल और अरब देशों के बीच संबंध निर्माण के सेतु के रूप में भी कार्य कर रहा है। संबंध निर्माण के सेतु के रूप में भी कार्य कर रहा है। और भारत के द्वारा पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में I2U2 की स्थापना की गई। भारत के द्वारा पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में I2U2 की स्थापना की गई। ये I2U2 है, चार यार हैं। चार यार में कौन कौन है? जब ये मिलेंगे तो क्या बात करेंगे? अच्छा, आप देख रहे हैं, यूएई मतलब अरब राज्य, अरब इजराइल दोनों। यही हमारी पॉलिसी है, अरब इजराइल दोनों। और अभी तो छोटे छोटे ओमान, बहरीन, सबके साथ हमारे संबंध बन रहे हैं। डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, सबके साथ हमारे संबंध बने। अब दोनों, अब बताइए, ये मिलेंगे तो क्या बातचीत होगी? अब याद रखिएगा, जहां अमेरिका होगा, इजराइल होगा, इसी के बाद हम महाशक्ति पर आएंगे, पश्चिम एशिया के बाद। जहां महाशक्तियां होंगी, एक चीज जरूर होगी, टेक्नोलॉजी, ईबी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रखिएगा, यूएई ने एक एक ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। बहुत, अब ये समझने का तरीका, इसलिए मैं बार बार कहता हर चीज रटा नहीं जाता। एक बार अपने समझ लिया, कोई चार देश हैं, चार देश मिलेंगे तो क्यों काम करेंगे। अगर सच मानो, आपने इकोनॉमी पढ़ ली है, साइंस टेक पढ़ लिया है, ज्योग्राफी पढ़ ली है, पॉलिटी पढ़ ली है, उसी को मिला दिए तो क्या बन जाता है? आईआर। अलग कुछ है ही नहीं। तो वही नहीं मिल रहा है, कोई दिन मिल जाएगा। मेरे बच्चों को प्रयास तो करो। क्या करें? हाँ, बस प्रयास जारी होना चाहिए। तो अब, ओ माय गॉड, सुन लो सुन लो सुन लो मेरे बच्चों। तो अब आप देखो, इसका मतलब है आज की दुनिया में चार मिलेंगे। अच्छा, कोविड के बाद हेल्थ पे बात ना हो, ऐसा संभव है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, साइंस टेक पे, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस टेक, स्पेस, व्यापार, निवेश, यहीं पे तो होगा। और स्वाभाविक रूप में, अगर अमेरिका I2U2 में आ रहा है, इसराइल आ गया, उसके बाद ये हुआ कि सारे पश्चिमी एशियाई देश और इसराइल अब मिल गए। अब ऐसा लगा पश्चिम एशिया में शांति। तब तक अचानक, तब तक अचानक कौन आया? तब तक अचानक,
जब ऐसा लगा कि अब तो पश्चिम एशिया में नया युग आ गया। इस याद रखिए मेरे बच्चों, फॉरेन पॉलिसी रातों रात बदलती नहीं, चीजें बड़ी स्टेबल जैसी होती है। ऐसा लगा कि अब तो बिल्कुल बदल गया चीज। उसके बाद ईरान पहुंचे चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग, और सी जिनपिंग का चाहिए ईरान तुम कर क्या रहे हो। ईरान का भाई कर क्या रहे हैं, अमेरिका इतना आर्थिक प्रतिबंध लग गया, मर रहे हैं, ये सुनो मर रहा हूं मैं। चीन का कितना पैसे चाहिए बोलो, क्योंकि ईरान पे अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। और याद रखिए अमेरिका जैसे प्रतिबंध लगा दिया, डॉलर है मामला, सारी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पर किसका कंट्रोल है। अमेरिका दुनिया का ऐसा किराएदार है, ऐसा मकान मालिक है, जो अगर वो मना कर दिया मकान देने से तो बाकी वजीराबाद में कोई मकान देगा नहीं आपको। ये अमेरिका की हालत है। सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल किसका है। इसे डॉन से लड़ना मुश्किल ही नहीं, और कोशिश कर रहा है चाइना। इसलिए अमेरिका ईरान पे प्रतिबंध लगा रखा है। आप कहेंगे ईरान पे प्रतिबंध लगा क्यों रखा है, आगे एग्जाम्पल बता देंगे आपको कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा क्यों रखा है। अब जैसे और चाइना अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है। इसी चाइना ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अमेरिका के दुश्मन हो, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन सी जिनपिंग है। ईरान ने कहा भाई ये बताओ पैसा दोगे क्या, जितना मांगो। चीन ने कहा चलो $400 बिलियन, 400। चाइना का बदल दूंगा ईरान, चिंता मत करो, तुम्हारी फिर वही सभ्यता वापस होगी जो एक समय थी, मेसोपोटामिया सभ्यता। ईरान ने कहा भाई भरोसा है तुम वापस कर दोगे, पूरा भरोसा है। लेकिन चाइना का इस पैसे की कीमत चुकानी पड़ेगी, दोस्ती की कीमत। ईरान ने कहा भाई समझा नहीं। चीन के कब समझोगे भाई, यहां देख रहे हो अमेरिका और उसके साथ साथ इंडिया बहुत हीरो बन गया। जहां देखो भाई अमेरिका पूंछ पकड़ के दौड़ रहा है। अमेरिका नहीं, हम पूछ नहीं पकड़ते, हम गला पकड़ते हैं सीधे। अरे मेरे, और चाइना ने सीधा के चाइना का तुमने कुछ देखा I2U2 बना। ईरान ने कहा हाँ भाई देखा। तो तुमने ये भी देखा कि ये बन गया है IMCCC, ये बताओ तुम्हारा इंपॉर्टेंस क्या होगा, तुम गए मरे बाईपास हुए। ईरान ने कहा भाई समझे नहीं। चीन का समझे क्या, हमास को जगाओ, सोता हुआ शेर मेरा हमास। ईरान ने कहा ओ माय गॉड ये करना है, बस तुरंत उनका हनिया जाग। इस्माइल हनिया को फोन किया ईरान ने। इस्माइल हनिया का या मेरे आका बताओ क्या फरमान। उनका फरमान सीधा इजराइल में कूद। हमास उधर इजराइल में कूदा। ईरान के पास कुछ ऐसे प्यादे हैं, इधर हिजबुल्लाह लेबनान, हमास इधर फिलिस्तीन, उसके बाद इराक, उसके बाद सीरिया। इन राज्यों पर ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स ईरान कंट्रोल करता है। ये बात अलग है कि इनको बर्बाद करने के चक्कर में ईरान खुद भी बर्बादी की तरफ चला गया। उसके बाद ईरान ने ऐसा हमास को भड़काया, उसके बाद कहां IMCCC, कहां I2U2, उसके बाद दुनिया फिलिस्तीन का मामला। और याद रखो जब फिलिस्तीन जलेगा तो कहां जाके व्यापार करोगे। इसे सारे पश्चिम एशिया के देश बैकफुट पे आ गए, क्योंकि जब ईरान का मामला होगा तो ईरान स्वाभाविक रूप में किसको उभारेगा, हमास को। और हमास किस पे हमला करेगा, इजराइल पे। इजराइल फिर फिलिस्तीनियों को मारेगा, और जब फिलिस्तीनियों को मारेगा तो पूरा पश्चिम एशिया किसके खिलाफ होगा, इजराइल के। तो पश्चिम एशिया इजराइल के बीच दोस्ती की बढ़ने वाली दीवार अपने आप रुक गई। भारत देखता रह गया, और पीछे से लंगोटी खींच किसने लिया, ईरान ने नहीं। आज पूरी दुनिया का जियो पॉलिटिक्स का मालिक कौन, लेकिन और भी चाइना। अभी चाइना पहुंचा, चाइना का सऊदी अरेबिया। प्रिंस सलमान बड़े होशियार है। प्रिंस सलमान को पता है कि अभी चाइना पश्चिम एशिया से सबसे बड़ा तेल गैस कौन ले रहा है, चाइना। इक्वेशन बदल गया है, इस समय पश्चिम एशिया सबसे बड़ा तेल गैस लेने वाला चाइना। और चाइना की इकोनॉमी तो ऐसी, और चाइना सोच रहा ना तेल गैस से मामला नहीं चलता जब तक तमंचे का व्यापार नहीं होगा। और चाइना ने भी 6ठी पीढ़ी का विमान बना के सबको चौंका दिया। अब इसने कहा J-22 पाकिस्तान का, भाई चाइना तुम अभी हमें दो J-22। उसी इंडिया के पास ऐसा कोई विमान नहीं है।
इस इंडिया को हड़बड़ी में अभी दिख रहे हैं F-35 खरीदने की कोशिश करनी पड़ रही है। चाइना है, चाइना पूरी दुनिया में छा गया है, तो मैंने कहानी पहले बता दी है। तो चाइना पूरी दुनिया में छा गया है। अब चाइना कह रहा है प्रिंस, ईरान, सब तुम लोग मेरे हथियार खरीदो जितना हो सकता है, क्योंकि तेल गैस इधर से लेगा, उसके बदले में क्या दे देगा? हथियार। और अभी चाइना गया सऊदी अरेबिया के पास, प्रिंस साहब ये बताओ, यार तुम तेल बेचते हो, डॉलर में केवल पैसा लेते हो, ये किस जमाने की बात है? सऊदी अरब ने कहा, अरे भाई ये बात हमने 1970 में मान लिया था, क्योंकि हम जहां जहां तेल बेचेंगे, देश कोई हो, हमें कीमत डॉलर में देनी पड़ेगी। चीन का युआन कोई खराब है? समझेगा ना, खराब तो नहीं है, लेकिन अमेरिका समझौता तोड़ना पड़ेगा उनका, तत्काल तोड़ो, अभी तोड़ो। फिर उसने कहा अभी तोड़ता हूं। पेट्रो डॉलर का समझौता सऊदी अरब ने तोड़ किससे दिया? अमेरिका से। ये चीन का बढ़ता प्रभाव है। उधर से अमेरिका का फोन आया, प्रिंस सलमान ये क्या कर रहे हो? का तेल खरीदने हो रहे हमारे यहां से, जो खरीद रहा है उसी उसकी करेंसी में हम व्यापार करेंगे। सवाल ये है, तो अब अगर वो तेल युआन में बेचेगा तो भारत के लिए कैसा संदेश है ये? लेकिन चिंता की बात नहीं है, हमारे लिए तो हम डॉलर में पेमेंट करेंगे, हमारे लिए थोड़ी जरूरी कि युआन पेमेंट करे। और चाइना, चाइना मिला प्रिंस से, तो प्रिंस देखो, तुम लोग लड़ते क्यों हो भाई, ये बताओ लड़ते क्यों हो तुम? सऊदी बन का, अरे भाई मैं नहीं लड़ता, वो लड़ता है। चाइना ने कहा कि हम इसको संभाल लेंगे, ईरान को संभाल लेंगे, बस तुम लोग मिल जाओ। आपको पता है क्यों लड़ते हैं दोनों? सिया सुनी ना मेरे बच्चों, ओ माय गॉड, धर्म झगड़े के कारण होता है ना। मामला सिया सुनी नहीं है, मामला पॉलिटिकल है, मामला प्रभुत्व का है, मामला सत्ता का है, मामला शक्ति का है, इसलिए लड़ते हैं ये। सिया सुनने एक बहाना है, इसलिए मामला धर्म का नहीं होता, सारा मामला शक्ति का है, प्रभुत्व का है। ईरान कहता है इस्लाम का नेता मैं, सऊदी अरेबिया कहता है इस्लाम का नेता। दूसरी बात, दोनों तेल गैस के बड़े व्यापारी, दोनों बीच कंपटीशन होता है। तीसरा, पर्सिया खाड़ी में कई आइलैंड हैं जिससे मारामारी चलती रहती है। और याद रखिएगा, पश्चिम एशिया में ईरान से बेहतर सामरिक स्थिति शायद ही किसी देश की होगी। अगर कभी आप देखिए, ईरान इधर कैस्पियन, ईरान सीधा इधर कहां जाएगा? ओ माय गॉड, पूरा यूरोप, इधर सीधा कैस्पियन, इधर सीधा सेंट्रल एशिया, इधर से साउथ एशिया, इधर से वेस्ट एशिया। इतनी बेहतरीन जियो पॉलिटिकल कंडीशन पर रहने वाले ईरान। और आप याद रखिए, ईरान जब कभी गुस्साता है, कहता आओ अब मैं रास्ता बंद करूंगा। कौन सा? ये है हॉर्मुज संधि। हॉर्मुज संधि किसके पास है? सारी ऑयल की सप्लाई कहां से होती है? हॉर्मुज संधि से। ईरान जब भी जोश में आता है, तो अब मैं रास्ता बंद करूंगा, और महाशक्ति सकते ना ना ऐसी भूल मत करना। ईरान ने कहा मैं कर लूंगा, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लेगा, मैं करूंगा। तो उखाड़ने वाला काम तो अमेरिका ही करता है, आप जानते हो, उसी का शरारत है सब। इसीलिए ये सारे राज्य आपस में कई बार घबरा जाते हैं। लेकिन ईरान सऊदी अरेबिया के बीच वाकई दोस्ती हो जाएगी क्या? चाइना इस क्षेत्र में अमेरिका को रिप्लेस कर देगा, और चाइना इस क्षेत्र में अमेरिका को रिप्लेस कर देगा, तो इंडिया का रोल क्या होगा? आप लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? और याद रखना, एक ही जियो पॉलिटिकल कंडीशन हो गया। अब देखो, एक देश जिसने इस जियो पॉलिटिकल कंडीशन का सबसे ज्यादा फायदा उठाया, उसका नाम क्या है? यूएई। क्योंकि जितना शिप जाएगा कहां पे जाएगा? आजकल जितना शिप जा रहा है सब यूएई, और इसलिए यूएई में देखोगे होटल, वो यूएई ने इसका जबरदस्त फायदा उठाया। और ईरान, ओ माय गॉड, यही एग्जाम्पल है, केवल पॉलिटिक्स देश को बर्बाद कर देती है, गवर्नेंस पहले होना चाहिए। ईरान आर्थिक विकास में बदहाल, अस्थायित्व, बड़ा हचपच मचा हुआ है। यहीं बगल में पौआ वाला देश, यही क्या है? पूरी दुनिया कहां जा रही है? इसलिए मेरे बच्चों, सबक यह है, केवल विरोध के लिए किसी का विरोध करना बेकार है। इसका मतलब अपश्चिमी से हम हो क्या रहा है? हेडिंग चेंज कर लीजिए। परिवर्तित, हेडिंग है
परिवर्तित क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति संतुलन। परिवर्तित क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति संतुलन। ये लाइन नहीं। परिवर्तित वैश्विक और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन। परिवर्तित वैश्विक क्षेत्रीय शक्ति संतुलन। पहला पॉइंट। फिलहाल अमेरिका एवं चीन के बीच अमेरिका और चीन के बीच शक्ति प्रतिस्पर्धा अमेरिका और चीन के बीच शक्ति प्रतिस्पर्धा विद्यमान है। शक्ति प्रतिस्पर्धा विद्यमान है और चीन न केवल अमेरिका को विश्व से बेदखल करना चाहता है, चीन न केवल अमेरिका को विश्व से बेदखल करना चाहता है, अपितु पश्चिम एशिया में भी अपने प्रभुत्व की स्थापना करना चाहता है। अभी तो पश्चिमी एशिया में भी अपने प्रभुत्व की स्थापना करना चाहता है और हाल ही में चीन के द्वारा निम्नलिखित रणनीति अपनाई गई है। हाल ही में चीन के द्वारा निम्नलिखित रणनीति अपनाई गई है। पॉइंट नंबर 1, हाल ही में चीन के द्वारा निम्नलिखित रणनीति अपनाई गई है। पॉइंट नंबर 1, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच पेट्रो डॉलर के समझौते की समाप्ति। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच पेट्रो डॉलर समझौते की समाप्ति। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच पेट्रो डॉलर समझौते की, इसका मतलब स्पष्ट है कि अब तेल केवल डॉलर में ही नहीं बिकेगा। दूसरा पॉइंट, और अगर अब मतलब भाई चाइना की सीधी पॉलिसी क्या है? डी डॉलराइजेशन, यानी डॉलर का प्रभुत्व जब तक कम नहीं होगा तब तक अमेरिका का प्रभुत्व कम नहीं होगा, और डॉलर जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक चाइना ऊपर नहीं बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंध मधुर बनाने की पहल।
सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंध मधुर बनाने की पहल। लेकिन आप याद रखिएगा, पहल होना हो जाना दोनों बातों में फर्क है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के बीच में संघर्ष पहले से चलता है। ईरान हौथी शियाओं को बढ़ाता है यमन में, और यमन किसके खिलाफ हमला करते हैं? सऊदी अरेबिया के खिलाफ। ईरान इतनी आसानी से, ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, इतनी आसानी से सत्ता छोड़ नहीं देगी। तो अब क्या समझौता हो जाना, एक्सक्यूट होना, दोनों बातें यमन में पहले से इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं अभी इसराइल और फिलिस्तीन संघर्ष में सबसे ज्यादा किसे घाटा हुआ है? तो ईरान। क्यों घाटा हुआ है? आगे लिख लीजिए अगले पैराग्राफ से। हाल के फिलिस्तीनी संघर्ष में ईरान को जबरदस्त घाटा हुआ है। हाल के फिलिस्तीनी संघर्ष में ईरान को जबरदस्त घाटा हुआ है, क्योंकि ईरान का प्रमुख सहयोगी हमास के प्रमुख नेताओं का खात्मा हो गया। ईरान के प्रमुख सहयोगी हमास के प्रमुख नेताओं का खात्मा हो गया। हिजबुल्लाह जो लेबनान में काम करता है, हिजबुल्लाह का भी लगभग सफाया हो गया है। हिजबुल्लाह का सफाया हो गया है, और इससे भी बढ़कर ईरान के सबसे विशेष मित्र सीरिया के पूर्व शासक असद, ईरान के सबसे विशेष मित्र सीरिया के पूर्व शासक असद को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन आप ये कहेंगे क्या इस समस्या से फिलिस्तीनी समस्या का या पश्चिम एशिया का समाधान हो जाएगा? उत्तर है ना, क्योंकि 4 साल बाद फिर संगठित हो जाएंगे। आप याद रखिएगा, अगर फिलिस्तीन से दसियों लाख लोग सीरिया में रह रहे हैं, जॉर्डन में रह रहे हैं, मिस्र में रह रहे हैं, तो गाहे बगाहे फिर अपनी कोई फोर्स बना लेंगे। इसलिए पश्चिम एशिया में ये पॉलिटिक्स इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन अभी फिलिस्तीन और इसराइल के संघर्ष में इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान क्या हुआ? इसराइल की ये इमेज टूट गई कि उसकी सुरक्षा अभेद्य है। इसराइल के 1000 लोगों को मारा गया, अपने आप में इसराइल पे सबसे बड़ा हमला है ये। फिलिस्तीनियों को बड़ा नुकसान हुआ, और इस पूरे संघर्ष में ईरान बहुत डिफेंसिव हुआ। लेकिन सवाल ये है, इस पूरे घटनाक्रम में ईरान घाटा हुआ या इसराइल घाटा हुआ, इससे हमारा क्या रिलेशन है? पहला, ईरान घाटा हुआ तो ईरान चीन की तरफ ज्यादा झांक जाएगा। इस पूरे समीकरण से बात एकदम स्पष्ट है, ईरान चीन की मित्रता ज्यादा बढ़ेगी। ईरान सऊदी अरब की मित्रता हो पाए ना हो पाए, ये विवाद का विषय रहेगा। इसको देखने वाली बात रहेगी। अब वॉच करिए, आप साल 2 साल 4 साल में क्या होता है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी 6 महीने साल भर देखने के बाद समझ में आती है। रोज घटनाएं समझ में आती नहीं, तो रोज घटना में कुछ भी होता रहता है, भाषणबाजी कुछ भी चलती रहती है, हम तो कुछ भी कह देंगे। अब उस कहने के आधार पर फॉरेन पॉलिसी की व्याख्या करें फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। इस वजह से अभी आप देखेंगे बड़ा ही कैलकुलेशन ईरान चीन के साथ निश्चित तौर पर जाएगा।
अब ईरान चीन के साथ जाएगा तो हम क्या करें? आगे लिख लीजिए अगला पॉइंट। ईरान की ईरान की इस प्रतिकूल स्थिति के कारण ईरान की इस प्रतिकूल स्थिति कारण ईरान और चीन के बीच स्वाभाविक रूप में संबंध प्रगाढ़ होंगे। ईरान और चीन के बीच स्वाभाविक रूप में संबंध प्रगाढ़ होंगे। संबंध प्रगाढ़ होंगे तथा भारत ईरान के बीच संबंधों में चुनौती उत्पन्न होना स्वाभाविक है। भारत ईरान के बीच संबंधों में चुनौती उत्पन्न होना स्वाभाविक है। संबंधों में चुनौती उत्पन्न होना स्वाभाविक है क्योंकि क्योंकि भारत अमेरिका के साथ सामरिक संबंधों को प्रगाढ़ कर रहा है। क्योंकि भारत अमेरिका के साथ सामरिक संबंधों को प्रगाढ़ कर रहा है। भारत अमेरिका के साथ सामरिक संबंधों को प्रगाढ़ कर रहा है। इसी से पश्चिम एशिया में भारतीय विदेश नीति की चुनौती को भी समझा जा सकता है। इसी से पश्चिम एशिया में भारतीय विदेश नीति की चुनौती को भी समझा जा सकता है। पश्चिम एशिया में भारतीय विदेश नीति की चुनौती को भी समझा जा सकता है जो निम्नलिखित है। पश्चिम एशिया में भारतीय विदेश नीति की चुनौती को समझा जा सकता है जो निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1 पहला पॉइंट नंबर 1 ईरान इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। पॉइंट नंबर 1 ईरान इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। जबकि भारत इजराइल के साथ संबंध मित्रतापूर्ण बनाना चाहता है। भारत इजराइल के साथ संबंध मित्रतापूर्ण बनाना चाहता है। अब ये पहला चैलेंज है। लेकिन इसलिए वेस्ट एशिया में इतना कॉम्प्लिकेशन, ईस्ट में तो बिल्कुल समस्या है, ईस्ट में तो सिंपल है। ईस्ट में आपस में इनके कोई लफड़े नहीं है। वेस्ट एशिया में एक के पास जाओ दूसरा नाराज होता है। अब सवाल है ईरान इसराइल दोनों को साथ साथ कैसे मैनेज करें। ऑप्शन ये है दोनों के साथ जाएं या एक के साथ, और दोनों न माने तो अगला पॉइंट अगला भारत अमेरिका इजराइल
भारत, अमेरिका, इजराइल स्वाभाविक रूप में पश्चिम एशिया में परस्पर सहयोग कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप में पश्चिम एशिया में सहयोग कर रहे हैं, जिसके विरुद्ध चीन, ईरान, अभी सीरिया, इसके पहले सीरिया था, सीरिया माइनस हो गया, चीन ईरान का गठबंधन बना हुआ है। चीन ईरान गठबंधन बना हुआ है और भारत के लिए ईरान का निम्नलिखित महत्व है। भारत के लिए ईरान का निम्नलिखित महत्व है। ए, भारत के लिए ईरान का निम्नलिखित महत्व है। ए, ईरान की भू राजनीतिक अवस्थिति, जियोपॉलिटिकल पोजीशन, ईरान की भू राजनीतिक अवस्थिति, जियोपॉलिटिकल अवस्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ईरान की भू राजनीतिक अवस्थिति अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान से ही होकर भारत उत्तर दक्षिण के बीच के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारे, ईरान से ही होकर भारत उत्तर दक्षिण के अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारे के निर्माण का प्रयास कर रहा है। ईरान से ही होकर भारत उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारे के निर्माण का प्रयास कर रहा है। जो भारत को या भारत के मुंबई को सीधे सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया, जो भारत के मुंबई को सीधे सेंट पीटर्सबर्ग रसिया से जोड़ेगा। अब आप याद रखना, जब भी कोई कॉरिडोर हो तो रोड बिल्ड का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। अभी रसिया पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता है? स्वेज कैनाल। अभी का रास्ता कौन सा है? स्वेज कैनाल। और स्वेज कैनाल होकर सेंट पीटर्सबर्ग जाइए, लगभग दूरी आपको पड़ेगी 1600 किलोमीटर, और यहां से सीधे जाइए दूरी पड़ेगी 7200 किलोमीटर, लगभग आधा। अब बताइए ईरान कैसे छोड़े? इसलिए आप देखोगे जो आक्स्ताबाद समझौता हुआ था, और इसका सीधा मतलब है जहां पे कॉरिडोर होगा। अब जरा सोच के देखो, भारत महाशक्ति है कोई सामान्य शक्ति है? जहां देखो वहीं कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है। लेकिन क्रिटिकल बात आपको बता दें, ये प्रस्ताव है जो इसमें 13 देश शामिल हैं। आर्मेनिया, अजरबैजान लड़ रहे हैं, यूक्रेन से होकर जाने रास्ता यूक्रेन आपस में लड़ रहा है। इसलिए हमने रास्ता प्रस्ताव कर दिया है। प्रस्ताव कर रहा है 2000 के बाद से प्रस्ताव चल रहा है, हो गया 2000। इसलिए मेरे बच्चों, चाइना और हम में यही फर्क है, हमारा सारा प्रस्ताव है स्वीकार नहीं किया गया है।
हम भी 14 फरवरी गुलाब लेकर घूम रहे थे। अरे कमाल की बात है, कोई एक्सेप्ट कैसे नहीं करेगा, मेरी वाइफ तो है ना, कमाल की बात करते हैं। हर बात को अपने तरीके से समझते हो आप लोग। मेरे बच्चों, मैं आपके लिए कह रहा था। अच्छा, आपके पास गुलाब ही खरीदने का पैसा मिल गया था क्या? तो अपने ऊपर क्यों लागू कर रहे हो? बिला वजह की बात मत करो फिर। मेरे बच्चों, हमारी भावनाएं बेरोजगार युवा छात्रों जैसी है। भारत की भावना, भावना तो खूब बना रखा है कि ये बना देंगे कॉरिडोर। चाइना कहता है यार तुम बनाओगे बातें करते रहोगे। हमने कहा बातों से ही तो बनता है, पहले बात तो करो। और दो छात्र पढ़ने आए थे मुखर्जी नगर में, तो जो जब दो छात्र पढ़ने आए थे तो तैयारी कर रहे थे दोनों, तो आपस में सलामी मार लेते हैं, जय हिंद सर। मेरे बच्चों, इसलिए ये कॉरिडोर बना, लेकिन बढ़ेगा तो ईरान से ही जाएगा। ईरान को छोड़े या अमेरिका को पकड़े? क्या? और दोनों आपस में विरोध करते हो तो? इसलिए मेरे बच्चों, आईआर इतना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन होता है। आईआर को वो नहीं समझ सकता, आईआर को सीधा साधा बच्चा नहीं समझ सकता, या आईआर को कॉम्प्लिकेटेड बच्चा समझ सकता है। कैसे? अगला क्या लिखा आपने? हाँ, अब ये तो बात है, जब एक रूट बनाएंगे तो क्या क्या ऑप्शन होगा, फिर वही बात आ जाएगी। ट्रेड होगा, परिवहन होगा, व्यापार होगा। और अभी रसिया जाने के दो रास्ता निकाल रहे हैं, व्लादिवोस्टोक होकर। जब रसिया को व्लादिवोस्टोक में देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे भाई ये तो एशियाई देश है, लेकिन मॉस्को देखोगे तो ऐसा लगेगा यूरोपीय देश है। अब पता चला कि स्वेज कैनाल से फिर जाना व्लादिवोस्टोक, वो तो पता है 3 गुने रास्ते कवर करने जैसा है। दोनों रास्तों पर हम विकल्प पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी रसिया पहुंचने में हमें लग जाता है 45 दिन। ट्रेड बढ़ सकता है लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है। और अगर ये रास्ता बन जाएगा, सेंट्रल एशिया लैंड लॉक होगा, हमारी पहुंच में आ जाएगा, हमारी पहुंच में आ जाएगा। रास्ता होगा। अच्छा, कहीं से रास्ता होंगे तो खाएं पियेंगे जाकर, या कुछ रास्ते में गाय जाएंगे चले आएंगे? जाएंगे तो कोई बिजनेस व्यापार भी होगा, ऐसे चले आएंगे? बिजनेस व्यापार टूर सब, इकोनॉमी तो अपने आप बढ़ जाती है। क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में प्रवेश के लिए भारत के द्वारा चाबहार, अफगानिस्तान में प्रवेश के लिए भारत के द्वारा चाबहार पत्तन का निर्माण किया जा रहा है। चाबहार पत्तन का निर्माण किया जा रहा है। अगला पॉइंट, चाबहार पत्तन का निर्माण किया जा रहा है। अगला पॉइंट, ईरान के साथ व्यापार, ऊर्जा, व्यापार ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग की असीमित संभावनाएं हैं। व्यापार और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की असीमित संभावनाएं हैं। असीमित संभावनाएं हैं। अगले पैराग्राफ से, या इसी में एक लाइन लिख लीजिए, अगले पैराग्राफ से इसी में लिख लीजिए। अगले अगले पैराग्राफ से कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट अलग था। अगले पैराग्राफ से लिख लीजिए। अमेरिका के द्वारा ईरान पर भारी आर्थिक प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए हैं।
अमेरिका के द्वारा ईरान पर भारी आर्थिक प्रतिबंध आरोपित कर दिए गए हैं। अच्छा, अब कहानी शुरू होती है। देखो बच्चों, अमेरिका ने ईरान पे प्रतिबंध क्यों लगा दिया? अब कहानी शुरू होती है 79 से। अमेरिका ईरान के बीच झगड़े की शुरुआत कहां से होती है? 79 से। 79 में ईरान में अमेरिका समर्थित सरकार थी, शाह पहलवी की, लेकिन इस्लामी आंदोलन के बाद, इस्लामी मूवमेंट के बाद उस सरकार को उखाड़ के फेंक दिया गया। शुरू हुई बात 79 से। दूसरा मामला आया। अब सवाल यह है कि कोल्ड वार के बाद, आप याद रखिएगा, कोल्ड वार के बाद भी अमेरिका ने ईरान को लगातार रडार पर रखा, और अमेरिकन का ईरान तो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, दुष्ट राज्यों की धुरी है। तीसरी बात, जो अभी मामला फंसा हुआ है, ईरान में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका के द्वारा की गई है, क्योंकि उस समय शाह पहलवी की सरकार थी। लेकिन 79 के बाद ईरान में सरकार बदल गई, और जब से वहां नई सरकार आई, तभी से अमेरिका ये बात लगातार कहता रहा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम का विकास कर रहा है। लेकिन यहां एक टेक्निकल बात आपको याद दिला दें, जो भी देश परमाणु ऊर्जा, ईंधन, यूरेनियम, थोरियम और रिएक्टर, अगर किसी देश को परमाणु रिएक्टर और ईंधन लेना होगा तो आप किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश से संपर्क करेंगे। उसका नियम यह है कि उसको एनपीटी का सदस्य होना चाहिए, परमाणु प्रसार संधि। परमाणु प्रसार संधि कहती है कि अगर किसी देश ने, एनपीटी संधि कहती है किसी देश ने अगर परमाणु क्षमता का शांतिपूर्ण प्रयोग कर रहा है, यानी परमाणु रिएक्टर आप क्यों चला रहे हैं? बिजली बनाने के लिए। बिजली बनाने के लिए परमाणु रिएक्टर चलाया जा सकता है, और आप किसी से ईंधन रिएक्टर ले सकते हैं, बशर्ते उस ईंधन रिएक्टर का प्रयोग हथियारों के लिए आप नहीं करेंगे। एनपीटी का साफ मामला है, परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। इसका मतलब है, पीटी मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट नहीं है, प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इनका मतलब नॉन। ईरान ने एनपीटी पे साइन किया है, भारत ने कभी साइन ही नहीं किया, याद रखिएगा। भारत अगर रहेगी बांस, बाजेगी बांसुरी। और आप कह देंगे एनपीटी पे साइन भारत ने क्यों नहीं किया, उसमें लफड़ा है। जब एनपीटी पे कोई राज्य साइन करेगा, उसके परमाणु संयंत्र की निगरानी करने आएगा IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी किसके देश में आएगी? जिसने एनपीटी पे साइन किया है। आकर करेगी क्या? परमाणु संयंत्र की निगरानी करेगी। क्यों निगरानी करेगी? क्योंकि ये देखने के लिए आप हथियार बनाने के लिए उसका उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। भाई, रिएक्टर का प्रयोग बिजली बनाने के लिए हो रहा है या बम बनाने के लिए हो रहा है? ये अंतिम जांच कौन करेगी? IAEA। IAEA संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है, सीधा सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट करती है। IAEA ने 2005 में रिपोर्ट दी, ईरान का परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके का नहीं है, ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है। ये रिपोर्ट IAEA ने दी। और जब से और संयोग की बात है, IAEA में एक मेंबर इंडिया भी है, उसमें इंडिया भी था। 2003 में हमने ईरान को बुलाया था, राष्ट्रपति को, बड़ा 26 जनवरी के मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया। तब तक जब 2005 में मामला आया, भारत से पूछा गया, भाई भारत तुम्हारी राय क्या है ईरान के बारे में? हमने कहा ईरान को परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण रखना चाहिए। ईरान ने कहा भाई तुम भी ये बात बोल रहे हो? अच्छा, हमने परमाणु परीक्षण कब किया था? हमने परमाणु परीक्षण 98 में किया। 74 में शांतिपूर्ण था मेरे बच्चों, उसमें बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। 98 में बुद्ध गुस्सा हो गए। हमने 2 परीक्षण किया था, एक झूठ मूठ का, एक सच्ची मुच्ची का। बम बनाने के लिए किया 98 में। इसका मतलब है हमने बम बना लिया, ईरान क्या उपदेश दे रहे हैं? ईरान ने कहा भाई तुम दोस्त हो, कैसी बात कह रहे हो? हमने कहा हाँ, मतलब ये समझ लो। अच्छा, आप याद रखो, भारत का अप्रोच ठीक वैसा था जैसे आप अपने घर जाना चाहते हो, कुंभ मेले के लिए आपको टिकट नहीं मिल रहा है,
आप स्टेशन पहुंच गए, स्टेशन पे लोगों ने ट्रेन को अंदर से बंद कर रखा है और आपने कहा, अरे भाई साहब हमें ट्रेन में अंदर आने दो, भाई की शादी पड़ी है, तमाम आपने रिक्वेस्ट किया और कोई अच्छा व्यक्ति आप जैसा है ट्रेन बोगी उनका आ जाओ। जैसे आप ट्रेन के बोगी के अंदर गए, दरवाजा बंद करो, कोई बाहर ना आने पाए। यानी जब तक हम बोगी के बाहर थे तब तक हम रिक्वेस्ट कर रहे थे, जैसे बोगी के अंदर आए तो क्या कह रहे हैं, अब कोई अंदर ना आने पाए। ईरान बड़ा नाराज हुआ। ईरान ने कहा, भाई भारत से हमने ये उम्मीद नहीं की थी। एक बात याद रखिएगा कि ठीक है कि भारत ने 1998 परमाणु परीक्षण किया था, भारत और ईरान की तुलना नहीं है। आप जानते क्यों नहीं है? ईरान 5 करोड़ की आबादी। अच्छा, ईरान से कई बार पूछा जाता है, भाई ये बताओ तो परमाणु बम बनाना क्यों चाहते हो? ईरान कहता है, कहाँ परमाणु बम बना रहे हैं, देखो ऊर्जा के लिए। हमने कहा, भाई देखो बात समझ में आ नहीं रही है, जिसके पास इतना बड़ा तेल गैस का भंडार है वो परमाणु बिजली के लिए ऊपर निर्भर है, क्यों कैसा करोगे तुम? ईरान साहब ने पूछा, सच बता दो, किसी को बताएंगे नहीं, करना क्या चाहते हो? परमाणु बम मिल जाए तो क्या करना चाहते हो? कहा, अल्लाह कसम इजराइल उड़ा दूंगा। हमने कहा, यार ये तो इरादा तुम्हारा बड़ा खतरनाक है। अच्छा, भारत ने कभी किसी को उड़ाने पड़ाने की बात की? पहली बात। दूसरी बात, भारत ने एनपीटी पे साइन किया, ईरान पे साइन किया। तीसरी बात, ईरान जैसे देशों का हमेशा ईरान पर आरोप लगा है, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, इन देशों के बीच में परमाणु सामग्री की अवैध लेन देन कहानियां प्रचलित है, होती रहती हैं। भारत, याद रखिए मेरे दोस्तों, हम एक ऐसे देश हैं जो विवाहित होकर कुंवारी का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हमने या अरे मेरे बच्चे भले सुन लो, क्योंकि हमने ने एनपीटी पे साइन किया ना सीटीबीटी पे साइन किया। उसके बावजूद अगर आज की डेट में हम परमाणु हथियार किसी को दे भी दें, किसी संधि का उल्लंघन नहीं होगा। आज तक हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, पहला, और किसी को धमकी नहीं दी, दूसरा। अभी अब देखिए, पुतिन हर हफ्ते धमकी दे रहा है, हर एक हफ्ते जाकर ऐसे देखेगा परमाणु हथियार पर, ऐसे कहा, आ जा मेरे पुत्र आ जा, अब मैं तुम्हारा प्रयोग। दुनिया डर जाती है। एक बात याद रखो, पुतिन पुतिन कैसे फोटो खिंचवाते हैं ठंडे पानी में नहाते हुए, घोड़े पर बैठ के टिक 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 करते हुए। आपको जानते हैं इसका मैसेज है, माचो मैन, पावरफुल आदमी। ये खास बात है। इसलिए, और ईरान में कहने को वैसा लोकतांत्रिक शासन भी नहीं है, इसे ईरान और भारत का कंपैरिजन तो ठीक नहीं है, फिर भी ये मसला फंस रहा है। अब अमेरिका ये कह रहा है, भाई ये बताओ तुम किधर हो, तुम हमारे साइड में हो कि ईरान की साइड में हो? हमने कहा, ये जो तुम ऑप्शन देते हो यार, गड़बड़ ऑप्शन देते हो, कम से कम यूपीएससी 4 देते, 3 तो दो तुम। का नहीं, 2 ऑप्शन है। अब लफड़ा फंस गया। अब बताओ, अमेरिका की बात, अमेरिका कह रहा है हमारा प्रतिबंध, भारत को अमेरिका की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया तो ईरान के साथ वैसे व्यापार करने में समस्या है, डॉलर सारी बैंकिंग एजेंसी बंद, और ईरान के साथ आप व्यापार कैसे करोगे मेरे बच्चों? अमेरिका की बात माने या ना माने, एक बात याद रखिए, कई लोग क्या कहते हैं, नहीं मानना चाहिए, ठीक है नहीं मानना चाहिए। कल के लिए चाइना का हमारे ऊपर अटैक आ जाए तो हमारी सहायता कौन करेगा? याद रखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं। अच्छा, आईआर में कई लोग कहते हैं, भारत की विदेश नीति स्वतंत्र नहीं रही, ये देखो अमेरिका के पिछलग्गू हो गए, ऐसा कर रहे हैं। अरे कमाल की बात है यार, मेरे बच्चों, पिछलग्गू होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन याद रखना, जब आप सिद्धांत ये लेकर रखोगे कि आपके झगड़े से मेरा झगड़ा नहीं है, तो आपका भी झगड़ा होगा तो उसका वो भी कोई नहीं होगा। इसलिए ऐसा किया जाए, आधा माना जाए आधा न माना जाए। भारत कमाल का जादूगरी कर रहा है इस समय, अभी जादूगरी कब तक टिकेगी आने वाला समय बताएगा। लेकिन कर क्या रहे हैं हम, आगे लिख लीजिए। अगला लिख लीजिए, अगला ये इसी में लिख लीजिए, भारत के द्वारा
अमेरिका ईरान, भारत के द्वारा अमेरिका और ईरान संबंधों अमेरिका ईरान संबंधों में संतुलन की स्थापना करने हेतु अमेरिका ईरान संबंधों में संतुलन की स्थापना करने हेतु एक मध्यम मार्गी दृष्टिकोण अपनाया गया है। एक मध्यम मार्गी दृष्टिकोण अपनाया गया है। जिसके अनुसार पॉइंट नंबर 1, एक मध्यम मार्गी दृष्टिकोण अपनाया गया जिसके अनुसार पॉइंट नंबर 1, ईरान से फिलहाल तेल और गैस, ईरान से फिलहाल तेल एवं गैस की आपूर्ति लगभग बंद कर दी गई है। ईरान से फिलहाल तेल और गैस की आपूर्ति लगभग बंद कर दी गई है। दूसरा बी, लेकिन चाबहार पत्तन का विकास किया जा रहा है। लेकिन चाबहार पत्तन का विकास किया जा रहा है। सी, सी भारत ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भारत ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का समर्थक है। भारत ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम का समर्थक है। लेकिन समस्या समाधान हेतु संवाद की आवश्यकता पर बल देता है। लेकिन समस्या समाधान हेतु संवाद की आवश्यकता पर बल देता है। समस्या समाधान हेतु संवाद की आवश्यकता पर बल देता है और ईरान पर सैन्य कार्यवाही का समर्थन नहीं करता। अगला पॉइंट, ईरान पर सैन्य कार्यवाही का समर्थन नहीं करता। ये अगले पैराग्राफ से कीजिए। भारत अमेरिका, अगले पैराग्राफ से, भारत अमेरिका संबंध मित्रतापूर्ण होने के बावजूद भारत अमेरिका संबंध मित्रतापूर्ण होने के बावजूद भारत के द्वारा भारत अमेरिका संबंध मित्रतापूर्ण होने के बावजूद भारत के द्वारा अमेरिका की
अमेरिका की प्रत्येक नीति का समर्थन नहीं किया जाता। भारत अमेरिका संबंध मित्रतापूर्ण होने के बावजूद भारत के द्वारा अमेरिका की प्रत्येक नीति का समर्थन नहीं किया जाता, जिसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। ए, अमेरिका अमेरिका गाजा क्षेत्र से फिलिस्तीनियों को हटाने की मांग कर रहा है। अमेरिका गाजा क्षेत्र से फिलिस्तीनियों को हटाने की मांग कर रहा है। जिसका भारत समर्थन नहीं करता। बी, अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला राज्य मानते हैं। अमेरिका इजराइल दोनों ईरान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाला राज्य, ब्रैकेट में एक्सिस ऑफ इविल, आतंकवाद प्रायोजित करने वाला राज्य मानते हैं। जबकि भारत के लिए आतंकवाद का प्रायोजन पाकिस्तान करता है। जबकि भारत के लिए आतंकवाद का प्रायोजन पाकिस्तान करता है। अगला पॉइंट, अमेरिका इजरायली दृष्टिकोण का एक तरफा समर्थन करता है। अमेरिका इजरायली दृष्टिकोण का एक तरफा समर्थन करता है। क्यों ये बात क्यों है जरूरी है? देखिए, जब अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा, कोई न कोई खुराफात कर देगा। कभी कहेगा यरूशलेम को राजधानी बना दीजिए, क्योंकि यरूशलेम का डिवीजन है ही नहीं है। अमेरिका कहेगा कि 1967 के बेस पे नया फिलिस्तीन नहीं बनेगा। अमेरिका बिल्कुल वही कहता है जो इजराइल कहता है। हम ऐसा नहीं कहते। भारत ये मानता है कि स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बनना चाहिए, 67 के भूभाग पर बनना चाहिए, और फिलिस्तीनियों की जमीन पर कोई अतिक्रमण न करे। क्या लिखा आपने? जबकि भारत इजराइल के साथ संबंध बनाने के बावजूद फिलिस्तीनी संप्रभु राज्य का समर्थक है। फिलिस्तीनी संप्रभु राज्य का समर्थक है। फिलिस्तीनी संप्रभु राज्य का समर्थक है। निष्कर्ष,
पश्चिम एशिया पश्चिम एशिया की राजनीति सदैव जटिल रही है। पश्चिम एशिया की राजनीति सदैव जटिल रही है। और भारत फिलहाल मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपना रहा है। भारत फिलहाल मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपना रहा है। क्योंकि पश्चिम एशिया में भारत के महत्वपूर्ण हित हैं। पश्चिम एशिया में भारत के महत्वपूर्ण हित है, जिससे भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक हित जुड़ते हैं। यह है पश्चिम एशिया। अब आप करंट अफेयर आपको बता दें, मतलब कभी आपको गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बीच में, अगर भारत जीसीसी के बीच में मुक्त व्यापार का समझौता हो जाएगा तो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। तो जब भी भाई इकोनॉमी का समझौता हो जाएगा, केवल इकोनॉमी का रहेगा, मामला सामरिक भी होगा। आपको हमेशा मल्टी तरीके से देखना है। तो पॉलिटिक्स के लिए कोई भी इकोनॉमी का मामला केवल इकोनॉमी का नहीं होता, जब तो सामरिक रहने का बात बनेगी नहीं। अब कल के लिए कोई डिफेंस, आप स्वाभाविक रूप में, इसलिए तो दोस्तों बात सोच रहे हैं भारत डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, पश्चिमी एशियाई देशों को हथियार दे सकते हैं। 2024 के बजट में, यानी पिछली बार के बजट में, पिछली बार में देखा गया पूरा आयात निर्यात में भारत ने डिफेंस इक्विपमेंट का सबसे ज्यादा निर्यात किया है अभी तक। इसलिए हम चाहते हैं छोटे मोटे देशों को एसीजीएम निर्यात करें, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी तो वही है। अमेरिका भी है, चाइना भी है, ईरान भी है, इसराइल भी है। इस वजह से आप देखेंगे छोटे मोटे देश को एक तरफ हम लेके चल रहे हैं। इनके झगड़ों में एक पार्टी बनना भारत का पर्पस नहीं है। भारत बड़ा देश है, इसलिए कभी आप ये उम्मीद नहीं करेंगे भारत का यूए के साथ अलग संबंध पूछ लिया जाए। अरे भाई, इतना बड़ा महाशक्ति है, मतलब महाशक्ति है तो यूए से क्या संबंध होगा। लेकिन इसराइल के साथ है तो उसके चैलेंजेस अलग अलग हैं। अब इसराइल के साथ है तो अच्छी बात है, ईरान के साथ है वो भी चैलेंजिंग है, फिलिस्तीन के साथ है वो भी। इसराइल को अच्छा नहीं लगता हम फिलिस्तीन ईरान के साथ हैं, लेकिन हम अपने हितों के साथ रहें या इसराइल फिलिस्तीन के साथ रहें। इसे कई लोग कहते हैं कि भारत इसराइल के खिलाफ चला गया, न हमने फिलिस्तीन को छोड़ा है न इसराइल को छोड़ा है। पहले हम अपने हितों के साथ हैं। अपना भला तो जग भला, बात सीधी सी है। यही है पश्चिम एशिया। अब आपको याद दिला दें, एक बार मेंस में सवाल पूछा गया था कि क्या भारत इसराइल एक दूसरे के प्राकृतिक मित्र हैं। याद रखिएगा, हितों को देखा जाए तो बिल्कुल प्राकृतिक मित्र दिखते हैं, लेकिन जब याद रखिए, भारत इसराइल के बीच में द्विपक्षीय मुद्दों पर विवाद तो ही नहीं है, न भारत ईरान के बीच में है न इसराइल। पश्चिम एशिया में हमारा बायलैटरल डिस्प्यूट तो ही नहीं है, डिस्प्यूट रीजनल है। और कहां से आ जाता है, ग्लोबल। हमारा कहां डिस्प्यूट है किसी के साथ, न कोई सीमा विवाद है, न कोई व्यापार का झगड़ा है। हमारा वहां विवाद क्या होगा, भारतीय मूल के लोग हैं वो तो अच्छा काम कर रहे हैं, वहां पे इकोनॉमी है। विवाद रीजन में आसपास आ रहा है। विवाद कहां से आ रहा है, वैश्विक। बताइए। देखो मेरे बच्चे, देखो मेरा बच्चा ये पूछ रहा है कि भविष्य में ऐसी परिस्थिति आ जाए, इसराइल और फिलिस्तीन में किसी एक का चयन करना पड़े तो भारत किसका चयन करेगा।
ऐसा क्यों आएगा इजराइल का? हम दोनों साथ रहेंगे भाई। अरे पश्चिम एशिया का महत्व तो लगातार बढ़ता जा रहा है हमारे लिए। तेल है, गैस है, सब चीज। और याद रखिए वो हमारी तरफ आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इस अगर अब बताओ, अगर कतर आके $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेगा तो फायदा है कि नहीं भारत को? बड़े फायदे हैं। वो कैश रिजर्व कंट्री है, वो हमें देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। और कई बार तो वो हमसे कई बार जमीन भी लेना चाहते हैं। इसलिए को भारत सरकार लैंड रिफॉर्म करना चाहती थी। वो जमीन लेकर अपना अनाज यहाँ खुद पैदा करना चाहते हैं, जिससे वो एक तरीके से उनको ऑटोनॉमी रहेगी, भाई अपना अनाज पैदा करके वो अपनी तरफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन भारत में एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो ही नहीं पा रहा है, इसलिए ये कदम आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। मेरे बच्चों, कमाल की बात है। देखो इसलिए मैंने कहा ना, हर चीज का परिस्थिति के हिसाब से जवाब दिया जाता है। अब बताओ, ये पहले पहले ये बताओ, आपके आप भी सिविल सर्वेंट हो गए, आपके दो दो सिविल सर्वेंट हो गए, किसके को चूज करोगे? क्या कह रहे हो? सिचुएशन के अनुसार करोगे, तो जो सिचुएशन आएगी तो यहां भी कर लेना, फिर आप परेशान क्यों हो? जो सिचुएशन नहीं आई उसके लिए तरह माथा पच्ची क्यों है? जब आएगा देखेंगे। अभी तो कंडीशन ये है। सुशील बहुत सीधा बच्चा है, बट अभी समझदार बच्चा हो गया, अब उछलता नहीं पूछने के लिए। पहले पहले तो उसको लगता था यही, पढ़ते पढ़ते बुद्ध वाली कंडीशन में जा रहा है। तो आगे बढ़े। अब ईस्ट बाद में देखेंगे, पहले महाशक्ति पर आएंगे, थोड़ा चेंज हो जाए। वेस्ट के बाद ईस्ट। ईस्ट तो बड़ा ही सिंपल सा दिखता है। ईस्ट में कोई कोलाहल ही नहीं है, यही तो समस्या है। हेडिंग है ऐसे नहीं, भारत रसिया, भारत अमेरिका, भारत चाइना, ऐसे नहीं है। भारत और महाशक्तियां, हेडिंग लिखिए। अब टक्कर सहयोगी। अब रेमिस्टेरियो की टक्कर होगी जॉन सीना के साथ। अभी टक्कर किससे थी? वो राजपाल यादव की खली के साथ। ईरान, सऊदी अरेबिया, ये अब किसके साथ टक्कर होगी? हेडिंग क्या लिखा आपने? भारत का। हेडिंग लिखिए। अगले पेज से लिखिए, पेज छोड़ दीजिए मेरे बच्चों, पेज को बख्श दीजिए, नए पेज से लिखो। ओ माय गॉड। अरे आईआर वगैरह में तो केवल 30-40% लिखना चाहिए। कल कोई समझौता हुआ, कोई अपडेट हो, इसमें कर लेना। ये चाइना बन गए हैं मेरे बच्चे, 1 इंच नहीं जमीन छोड़ेंगे। क्या लिखा है? भारत और महाशक्तियां, इंडियन मेजर पावर्स। अब देखो बच्चों, अब जरा हम इस तरीके से पढ़ेंगे। अच्छा, भारत पश्चिम एशिया में कोई सवाल तो नहीं आपका? किसी बच्चे ने पूछा है, ईरान का चीन के साथ जाना भारत की सामरिक दृष्टि को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि ईरान का चाबहार सीपैक भारत के अफगानिस्तान पहुंच का एकमात्र विकल्प यही है यार। हम तो सोचे दोस्तों, मेरा दोस्त किसी तरफ झांके ही नहीं, मैं तो ये सोचा था, लेकिन भूटान के अलावा ऐसा कोई दोस्त मिला नहीं अभी तक। यही तो है। इसलिए ये बताओ, परफेक्ट दोस्त चाहिए, कम खराब चाहिए? और दूसरी बात, ईरान से आप ये उम्मीद करते हैं कि चीन तरफ ना देखे, तो आप भी ईरान के अलावा इसराइल तरफ मत देखिए। दोनों ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन बहुत क्लियर कट है। मोबाइल बंद कर दो मेरे बच्चे, कोई खास मैसेज है? मैं देखता हूं बच्चों कितना कंसंट्रेशन मोबाइल में होता है, उतना ही इधर हो जाए। नहीं, मुझे तो लगता है उससे ज्यादा इधर होता है बच्चों का। तो अब जरा देखिए, अब मैं महाबलियों की बात करूंगा, तो आपको मैं गिना दूं दुनिया में कितने महाबली हैं। कितने महाबली हैं? पहला कौन महाबली है?
एक एक पॉइंट पॉइंट तो लिख लीजिए। अगर आप पहले महाबलियों को काउंट करें, फिर आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि क्या करें। पहला, अमेरिका क्या है? यूएस का मतलब संयुक्त राज्य, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 50 राज्यों का संघ है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहला है लोकतांत्रिक। आर्थिक आकार कितना है? ट्रिलियन डॉलर। हमारी इकोनॉमी कितनी है? अमेरिका सैन्य रूप में सर्वाधिक शक्तिशाली है। दुनिया को 5 सैनिक कमान बांट के रखता है, यानी दुनिया का कोई ऐसा चौराहा नहीं जहां अमेरिकी पुलिस वाले ना मिल जाए। याद रखिए मेरे बच्चों। इसलिए अगला, और हॉलीवुड, सॉफ्ट पावर। दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर कहां पे है? सॉफ्ट पावर का इसका मतलब है हॉलीवुड की फिल्म, जीन्स, सीएनएन, और दुनिया का सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्री। सीएनएन केबल न्यूज नेटवर्क, जो समाचार, जो टेलीविजन चैनल है। तथ्य से ऊपर आ जाओ मेरे पुत्र। 22 नहीं को तो मैं बढ़ा दूंगा, चिंता मत करो, मैं बढ़ा दूंगा। अरे पी पे देख रहे हो कि उस पे कैसे देखो, तमाम तरीके हैं मेरे पास। वो अमेरिका विरोधी है इसलिए कम करने को बोल रहा है। ज्यादा है 22 से? कितना है? अच्छा अभी, अब आप, अच्छा आप लोग चेक कर लो कितना है। अच्छा, वो असल में कई बार पीपीपी और उसके हिसाब से देखने में अंतर आ जाता है। परचेजिंग पॉइंट्स के हिसाब देख रहे हो या पूरे जीडीपी के हिसाब से, अंतर आ जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स वाले सर जो बताएंगे वही मान, जो राम में, अरे मेरे बच्चों इकोनॉमिक्स में जो सर ने बता दिया वही परफेक्ट है आपका। हमें हमें तो इकोनॉमिक्स छू के निकल जाना है। हम तो इकोनॉमिक्स बिगाड़ने वाला काम करते हैं। वार करा दिया तो इकोनॉमिक्स बिगड़ जाएगी। इससे पहला, अब सवाल है, धरती पर सबसे पावरफुल राज्य का नाम क्या है? यूएस। दुनिया का हर तीसरा युवक कहां जाना चाहता है? हमारे गुजराती पंजाबी भाई कहां जा रहे हैं? एक बात याद रखिए, 7 लाख, और आज की डेट में, ओ माय गॉड, संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कम से कम 40 लाख भारतीय तो लीगल तरीके से रह रहे हैं। 40 लाख। तुलसी गाबार्ड, तुलसी गाबार्ड का नाम सुना कि नहीं? जिसे नहीं सुना फिर वो गड़बड़ काम कर रहा है। तुलसी गाबार्ड अभी अमेरिका की क्या है? तुलसी गाबार्ड क्या बनी है? तुलसी गाबार्ड क्या बनी है? ओ माय गॉड, बहुत बड़ी बात है ये मेरे बच्चों। अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज की, खुफिया जो आसूचना की सर्विसेज की हेड बनी है तुलसी गाबार्ड। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पत्नी है उषा वेंस, यानी जेडी वेंस की वाइफ उषा वेंस इंडियन। तो आप समझ सकते हो कि उपराष्ट्रपति किसका? इंडियन। अरे जेडी वेंस वैसे भी, ओ माय गॉड, जहां देखो। और सुंदर पिचई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, भाई दुनिया की, अमेरिका की तो 100 ऐसी बड़ी कंपनी है जिसके सीईओ कौन है? भारतीय है, कमला हैरिस। इससे हमें तो एकदम निश्चिंत थे, राष्ट्रपति जीता तो अपना,
उपराष्ट्रपति जीता तो अपना। इसलिए 40 लाख इंडियन रहते हैं। लेकिन अब क्यों ये अमेरिका महत्वपूर्ण है उसके आने से पहले अब जरा देखो, हमारा पुराना यार, यारों का यार, यार नहीं है, क्या है? एक खास बात है, अतीत संबंधों को निर्धारित नहीं करता है, लेकिन याद रखिएगा अब अमेरिका के साथ देखेंगे, अमेरिका के साथ ये अतीत का उठापटक वाला मामला है। भारत अमेरिका संबंधों में अतीत थोड़ा सा 1991 के पहले, और आपको याद होगा फॉरेन पॉलिसी के जब हम डिस्कशन आपको बता रहे थे तो 91 के पहले वाली बात हमने बता रखी थी। 71 में आके धमका दिया था हमको, इसलिए मैं कह रहा हूं 71 में 7वां जहाजी बेड़ा लाके यूएस एंटरप्राइजेस धमकाया था। 74 में परमाणु परीक्षण के बाद यूरेनियम बंद कर दिया था। 98 में परमाणु परीक्षण करने के बाद प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ यादें थोड़ी उठापटक भरी हैं, कभी खट्टे कभी मीठे। इधर मिठा मिठा केवल इसी में कहा यारों का, बात याद रखिएगा मेरे बच्चों। इसके साथ जाने पर इसे थोड़ा उठापटक रहती है। अतीत में थोड़ा ये भी थोड़ा सा डॉन अपने आप को बनता है, व्यवस्था निर्माता है, बिना वजह उंगली करने का प्रयास करता है। ये अमेरिका से बड़ी मेरी आपत्ति होती है, और रूस से तो कभी रही नहीं। ये संबंध शुरू होते हैं मेरे बच्चों किसके साथ? रणबीर कपूर के दादा कौन थे? राज कपूर। राज कपूर की फिल्मों के 100 साल मनाए जा रहे हैं, और ये रिश्ता उतना पुराना है क्योंकि रूस क्या है, लोकतांत्रिक नहीं है, लेकिन दुनिया की सैन्य महाशक्ति है। एक बात याद रखो, अमेरिका के समानांतर सैनिक ताकत आज भी रूस के पास ही है। सैनिक रूप में केवल अमेरिका का ऐसा देश है, रसिया ऐसा देश है अमेरिका को 30 मिनट में ध्वस्त कर सकता है। ऐसी सी मिसाइल है। रूस के पास छोटी मोटी मिसाइल नहीं है, 10,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर। यानी बात याद रखिएगा, लोकतांत्रिक नहीं है, क्या है? सैन्य महाशक्ति है। पुतिन है अकेले पावरफुल आदमी है, इसलिए सैन्य महाशक्ति है पहला। दूसरा, इकोनॉमी कितनी है रूस की? 3.3, ओ माय गॉड, $3 बिलियन। अरे नहीं, मिलियन है, अरे ओ माय गॉड, इतना कम कैसे हो जाएगा? ट्रिलियन, 3.0 ट्रिलियन, 3.0, $3 ट्रिलियन। इससे औकात दिख जाती है मेरे बच्चों। इसलिए पुराना याराना था तो ठीक था, लेकिन मेरे बच्चों मुकेश अंबानी से नई नई दोस्ती बनी हो, और हमारे गांव के फुक्कड़ से दोस्ती बड़ी पुरानी हो, पुरानी दोस्ती करें। अब बताओ, अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और मैं हकीकत आपको बता रहा हूं, इसे सिलेक्शन के पहले शादी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूटने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अब अभी आपकी दोस्ती सारे फुक्कड़ से है, जब मसूरी में जाओगे वही फुक्कड़ रहेंगे या थोड़ा सा रास्ता है। यारों की यार ढूंढोगे या पैसे वाला यार ढूंढोगे? यारों का यार या पावर का यार? ये लास्ट भी सीधी क्लियर है मेरे बच्चों। अब कई लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है जब भारत रूस हाथ में हाथ डाल के चलते थे। तीसरी बात, चीन का पक्का दोस्त। रूस और चीन के बीच में आजकल तो याराना ऐसा चल रहा है, पूछो मत। रूस और चीन के बीच बड़ी दोस्ती चल रही है। ऊर्जा सुपर पावर, तेल गैस बेचने वाला, तेल गैस बेचने वाला सबसे बड़ा देश,
ऊर्जा से ऊपर पावर। बाकी क्या है? बाकी भी कुछ है क्या? क्या है? अब ठीक है, 12 करोड़ की आबादी, इधर कितनी आबादी है? 35 करोड़। इधर कितनी है? 12 करोड़ की आबादी है। उसमें भी जनसंख्या बढ़ाने पर बहुत जोर है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ नहीं पा रही है। और हमसे कोई सलाह लेता नहीं, मैं बता देता कैसे बढ़ाओ। यहां पे जनसंख्या कितनी है? 35 करोड़। यहां पे कितनी है? अगला। अब मेरे दोस्तों देखो, अब यही दुनिया दुनिया में चैलेंज अब आता है। अगर जरा सोच के देखो, दुनिया में एक ही देश होता तो संबंध में कठिनाई आती? दुनिया में एक ही देश होता, संबंध निर्माण में कठिनाई आती? कठिनाई क्यों आ रही है? अलग अलग देश हैं। अब सवाल ये अगला, उसके बाद वो उभरता सितारा, 21वीं शताब्दी का नया छोरा। ओ माय गॉड, ओ माय, पूरी दुनिया को हिला देने वाला, लेकिन हमारा दुश्मन चीन। चीन की अर्थव्यवस्था कितनी है मेरे बच्चों? कितना? अच्छा, लोकतंत्र क्या एक दलीय शासन? एक दलीय शासन, एक दलीय शासन या एक व्यक्ति का शासन? एक व्यक्ति का शासन है, तानाशाही शासन। इसलिए एक बात याद रखो, यहां भी तानाशाही और यहां भी तानाशाही, यहां भी तानाशाही। चीन की इकोनॉमी कितनी? 20 मान लो। अरे दुश्मन कम करो, 20 कह रहे, 20 तो 18 करो। कितना है बताओ? चलो अच्छा, कितना मान लूं मैं? 18 ट्रिलियन डॉलर। और चीन, ओ माय गॉड, चीन तो इस समय दुनिया में छा गया। कैसे? बेल्ट रोड प्रोजेक्ट बनाकर, BRI, बेल्ट रोड, चीन के बारे में बता चुका हूं। उसके बाद ब्रिक्स विकास बैंक, ये बताया कि नहीं मैंने आपको? ब्रिक्स विकास बैंक, SCO, आजकल तो बिल्कुल। और पहली बार हमने इसको, चीन को पीछे कर दिया है जनसंख्या में। अरे किसी भी क्षेत्र में पीछे किया मेरे दोस्तों, अगली बार इकोनॉमी में होगी। लेकिन अब एक और अपना एशिया का तारा, राष्ट्रवाद का प्रणेता, छोटन देखन में छोटन लगे घाव करे। कौन है? जापान। जापान क्या है? लोकतांत्रिक। जापान है लोकतांत्रिक। जापान की अर्थव्यवस्था कितनी है? लगभग पांच 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 से तो नीचे नहीं है। लेकिन $5 ट्रिलियन उस मामले में जब एक जनसंख्या 12 करोड़ है जापान की। अभी ध्यान में, जापान की कुल जनसंख्या 12 करोड़ है, उस पर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। अभी हथियार बेचता नहीं है। और अभी चाइना तो लगातार हथियार बेच रहा है। तो इसमें अर्थव्यवस्था है $5 ट्रिलियन। और खास तौर पर जापान अमेरिका का दोस्त है। और हमारे पास जापान के साथ बौद्ध धर्म की सॉफ्ट पावर है।
और साझा शत्रु चीन है। साझा शत्रु चीन है। अब बताइए किसके साथ समय बनाऊं? अच्छा, सबसे सबसे प्रेफरेबल आपकी निगाह में सबसे अच्छा कौन होगा? क्या आज के डेट में हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है? कौन है आज की डेट में हमारा सबसे अच्छा मित्र कौन है? क्या नहीं, इस भाई इसमें जो चार लिखा है, अब देखो सवाल ये है। अच्छा बताओ, अगर रसिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो जाएगा तो ये इसलिए है कि आपकी भावनाएं उड़ेल मार रही हैं, हित महत्वपूर्ण रूप में मिलेंगे? जो अपने ही कमजोर है उसको सबसे अच्छा मत मान लोगे? आपके साथ एक पीसीएस एक आईएएस बैठा हुआ है और आप कह रहे हो मैं कहां चूज करूंगा? बीपीएससी लोगे यूपीएससी लोगे? क्यों नादान नादान बालक बन रहे हो मेरे बच्चे? रसिया के साथ दिल पागल है। ऐसी सी बात करते हैं मेरे बच्चे। अरे मेरे कौन सा वो लगाव है? इसलिए एक बात याद रखना मेरे दोस्तों, देखो अतीत सब कुछ अपनी जगह है, सब कुछ ठीक अपनी जगह है। आंकड़े, इसलिए मैं सारे आंकड़े आप लिख दिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भावना पे चलती नहीं। ठीक है, विचारधारा कुछ ठीक है, संबंध बनने के लिए बन जाता है, लेकिन सीधी सी बात, अगर जहां हितों का सबसे ज्यादा आज के डेट में, अरे मेरे बच्चों, यात्रा का ये बात अलग है कि रसिया को हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति बनने के तत्काल बाद अमेरिका जाना, ये प्राथमिकता दिखाता है कि पहला, एक बात याद रखना, हमारे घर में कई शादी ब्याह के निमंत्रण आते हैं, जैसे हमारे फुक्कड़, इसका भी आता है, इसका भी आता है, सारे का। मैं कभी नहीं जाता इन सब की शादी में। अरे एक ही बार मैं ऐसी शादी में गया था, बहुत खराब लगा मुझे दोस्तों। अगर किसी ऐसे स्टूडेंट की शादी में जाओगे, सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसके पिता, अच्छा आप ही इनको पढ़ाते हो? बेइज्जती वाली बात होती कि नहीं? किसकी शादी में जाना चाहिए? अब और कई बार तो ऐसा मौका, किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट शादी में गया और सब लोग ओ माय गॉड सर सर आए हैं, भले मेरे कारण कुछ नहीं हुआ, बच्चा अपने से पास किया हो, लेकिन याद रखना, इसलिए एक बात तय है, बाकी हम ये नहीं कह रसिया को छोड़ देंगे, ये नहीं कह रहे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं चीन से हम लड़ लेंगे, लेकिन जो हम रिश्ता सबसे पहले रखेंगे, जिसके पास मैं खुद जाऊंगा, दिल मिले न मिले एटीएम, और जब एटीएम के साथ दिल भी मिल गया फिर तो ये दोस्ती हम कैसे? आंकड़े आपके सामने है मेरे बच्चों। जापान, लॉजिकली जापान हमारा दोस्त होगा। चाइना साथ चैलेंज है, इकोनॉमी बड़ी है, दुनिया का रोड बना रहा है, एशिया है पड़ोसी, लेकिन यार बड़ा दिक्कत है, पड़ोसी है, सिलेक्ट हो गया है, सब कुछ है, मेरे जमीन पे कब्जा कर रहा है, मेरी भेड़ बकरी पर इसकी निगाहें हैं। ये बताओ, ये गंदी बात है अच्छी बात है? गंदी बात है अच्छी बात है? गंदी बात। तो बताओ मैं इसको किसको संबंध करूं? इसलिए पहली हेडिंग लिखो मेरे बच्चों, पहला हेडिंग, भारत अमेरिका भारत अमेरिका। अच्छा, आप ये बात अप्रोच क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो,
तो न्यूज़पेपर में गड़बड़ी क्या है, जो लिखने वाले लोग हैं विचारधारा से प्रभावित होते हैं। अब कोई साम्यवादी लिखेगा, जबरदस्ती कहेगा चीन ही हमारा दोस्त है। अरे चीन को आंकड़े कभी गलत नहीं बोलते। और एक बात याद रखना, अगर दोस्ती बड़ों से होगी चैलेंज भी उतना आएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब इसलिए एक बात ये फिलॉसफी जीवन याद रखना, हमेशा दोस्ती अपने से बड़े आदमी से करना चाहिए, कुछ मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं ना, गरिमा गरिमा पॉलिटी में थी, गई गरिमा, गरिमा में कुछ नहीं होता। अब ये बात अलग है कि भाई दोस्त बड़ा होगा चैलेंज तो आएंगे आएंगे, लेकिन ये देखो फायदे क्या हो रहे हैं। दुनिया में आज तक कोई ऐसा संबंध नहीं इसके साथ चैलेंज ना आए। तो ये हमें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कहां कहां कौन किस जगह आता है। उसके बाद ठीक है, तब एकदम क्लियर कट रहेगा आपका मामला। इसे न्यूज़पेपर से अगर विचार आप बनाएंगे तो कभी उत्तर लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि निष्कर्ष लेके देख नहीं आ पाएंगे, कंफ्यूज हमेशा रहेंगे। एक ये कहेगा, ये कहेगा, ये कहेगा। क्या लिखा आपने? भारत अमेरिका प्राकृतिक मित्र, क्या हेडिंग हमने यूज किया? हेडिंग है भारत अमेरिका प्राकृतिक मित्र। भारत अमेरिका प्राकृतिक मित्र, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट, 21वीं शताब्दी में भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामरिक सहयोगी अमेरिका बन चुका है। अमेरिका बन चुका है। अब उसके कारण भी आपको बताएंगे, अगला पॉइंट। भारत अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग में निरंतर प्रगति हो रही है। सैन्य सहयोग अंडरलाइन, भारत अमेरिका के बीच सैन्य सहयोग में निरंतर प्रगति हो रही है। जो अब सैन्य सामग्री के साझे उत्पादन सैन्य सामग्री के साझे उत्पादन की ओर अग्रसर है। जिसमें GE-404 जेट इंजन, GE-404 जेट इंजन, GE-404 जेट इंजन और प्रक्षेपास्त्रों के साझे उत्पादन का भी समझौता हुआ है। प्रक्षेपास्त्रों के साझे उत्पादन का भी समझौता हुआ है। आप याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है F-35 का। अब ये नहीं, F-35 के प्रो कॉन्स क्या है मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अमेरिका का कहना कि F-35 हम देंगे, बहुत बड़ी बात है ये। इसका मतलब है, एक बात याद रखिएगा, धीरे धीरे क्या हुआ,
2020 के बाद से 2020 के बाद से अब हथियार के उत्पादन क्या हो गए? साझा उत्पादन। और जहां हथियार का साझा उत्पादन होगा, ये मान के चलिएगा, इस संबंध से पीछे आएगा नहीं। तो अब उसमें तो तमाम चीजें हैं, राफेल तो उसमें तमाम चीज, अपाचे, सिनुक। अब बस एक एग्जांपल अब देखिएगा, अगर हमने रसिया से S-400 डिफेंस मिसाइल न खरीदी होती, आज के दौर में पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री यूएसए। अरे मेरे बच्चों, ऐसे देखिए, आप तरह भावना से हम नहीं देखते। यूक्रेन वॉर में रशियन वेपन्स की फिजिबिलिटी डाउटफुल है, पहली बात। समय से दे पाएगा, तीसरी बात, चाइना के साथ है, चौथी बात। किसी बच्चे ने कहा रूस ज्यादा लॉयल है। जो हमारे दुश्मन के साथ रहे उसकी हम लॉयल्टी कैसे मान ले मेरे बच्चे? जिस समय वो लॉयल था उस समय कंडीशन अलग थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं रूस को मैं छोड़ने जा रहा हूं, ऐसा नहीं होता ईयर में। लेकिन आप याद रखिएगा, भारत अमेरिका के बीच में सहयोग लगातार दंदना के वर्टिकल आगे बढ़ रहे हैं। मतलब डिफेंस की, मतलब ये अब देखिए, पहले में बताते थे डिफेंस में ज्वाइंट प्रोडक्शन नहीं हो रहा, ज्वाइंट प्रोडक्शन नहीं हो रहा। ज्वाइंट प्रोडक्शन भी हो रहा है कि भारत की यही शर्त है। और सच मानो, भारत का इनके साथ संबंध बनाने का मामला है या सबके साथ लेके खुद पावरफुल बन जाओ? न इन पे डिपेंडेंट रहने की आवश्यकता है, इन पे ना इन पे। क्योंकि आप याद रखना, हम ये नहीं कह रहे कि हम रसिया के साथ झगड़ा करेंगे। हम रसिया छोड़ देने के लिए, ट्रंप के लिए, कल ट्रंप ही रसिया साथ मिला ले तो ऐसा नहीं होता। लेकिन आगे लिख लो मेरे बच्चों। लो। अब देखिए जैसे क्या होता है, अब हमारे पास अमेरिका से हथियार तो हमने तमाम खरीदे हैं। अब हर हथियार का उल्लेख तो हम कर नहीं सकते, हमें आर्गुमेंट देना होता है। कुछ एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता उसको हम दे, अदरवाइज P-8I जो आपका MQ-9 ड्रोन, ये सब बाकायदा ऑफर है। MQ-9 ड्रोन अगर इंडिया को जिस दिन मिल जाता है, पूरे साउथ एशिया में वार की पूरी डिफेंस की पूरी कैपेबिलिटी भारत के पक्ष में होगी। बहुत बड़ी बड़ी डील है सब। नाटो के अलावा अमेरिका ये सब किसी को देता नहीं, और ऐसे देश को तो बिल्कुल नहीं देता जो रसिया से वेपन खरीदता हो, याद रखना। इस आने वाले समय में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आप रिलेशन को देखेंगे। अगला लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? कल आपकी अगर सुबह वाली क्लास ना हो तो कल 11 बजे से क्लास रख ले। अगर नहीं होगी तो मैसेज आपको आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुबह वाली सर पांडे सर की क्लास नहीं होगी तो आप रख लेंगे 9 बजे। क्या लिखा आपने? क्या लिखा? क्या लिखा इसके? देखिए अगला, इसके अतिरिक्त अमेरिका के साथ लेमोआ, बेका, कोम, कासा जैसे ऐतिहासिक सामरिक समझौते संपन्न हो चुके हैं। ऐतिहासिक सामरिक समझौते संपन्न हो चुके हैं। लेकिन के मतलब क्या है? कल, आज के लिए इतना है।